2026 में ये फ़ोन ऑफिशियली पुराना हो चुका है। ये 6 साल पुराना है। इसकी डिस्प्ले पर जगह जगह डेड पिक्सल्स हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स 3 साल पहले ही एंड हो चुकी हैं और बैटरी वो एक टिकिंग क्लॉक बन चुकी है जो किसी भी वक्त जवाब दे सकती है। और इसमें वो एक भी AI फीचर मौजूद नहीं है जो सैमसंग कहता है कि 2026 में सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। मगर फिर भी आज जब मैं इसे दोबारा यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि इटरेशन अपनी जगह, मगर आज सैमसंग के नए फ़ोन्स S25 अल्ट्रा, S26 अल्ट्रा इतने बोल्ड क्यों नहीं लगते। ये है गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, सैमसंग का आखिरी नोट। आज देखते हैं कि 6 साल बाद इसकी लेगेसी क्यों जिंदा है। आज के दिन ये कितना प्रैक्टिकल है और क्यों ये अब भी मेरा फेवरेट अल्ट्रा फोन्स में से एक है। लेकिन इस फ़ोन को समझने के लिए हमें 2020 में वापस जाना पड़ेगा। 2020 सैमसंग उस वक्त बिल्कुल दीवार से लगा हुआ था। हुआवे ने ग्लोबल सेल्स में उनसे नंबर 1 का ताज जो छीन लिया था, मगर वो टाइटल सिर्फ एक इल्यूजन था, क्योंकि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में घरों में कैद थी, हुआवे सिर्फ चाइना की 70% मार्केट के जोर पर यह टॉप स्पॉट संभाले हुए था। लेकिन नंबर्स बेशक ग्रे जोन में थे, मगर सैमसंग के लिए यह टाइम काफ़ी प्रेशर वाला था। उनका S20 अल्ट्रा पहले ही अपने फोकसिंग इश्यूज की वजह से काफ़ी बदनाम हो रहा था। तो नोट 20 अल्ट्रा सिर्फ एक अपग्रेड नहीं होना था। एक तो इसने S20 अल्ट्रा के स्यापों को फिक्स करना था और दूसरा एक फुली लोडेड फ्लैगशिप बीस्ट साबित होना था। तो इसने कैमरा को फिक्स किया, पैनल को पॉलिश किया और एक बार फिर मार्केट को याद दिलाया कि जब सैमसंग एम्बिशियस होता है तो वो क्या चीज़ बनाता है। जब रिसेंटली मैंने इसे दोबारा उठाया तो हाथ में उठाते साथ ही ये मुझे सीधा लॉकडाउन वाले ज़माने में ले गया। छुट्टियाँ, ऑनलाइन क्लासेस, अर्तुगरुल गाजी और मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री का सबसे हाईएस्ट GPA 3.94। बहुत से लोगों के लिए ये नोट सीरीज़ कोई आम फ्लैगशिप नहीं थी। इट वॉज समथिंग स्पेशल। इसकी एक अथॉरिटी थी। जहाँ आजकल के फ़ोन्स बहुत सेफ लगते हैं, बोरिंग लगते हैं सिवाय कुछ ब्रांड्स के, वहाँ सैमसंग ने उस वक्त का सब कुछ इसके अंदर लगा दिया था। जैसे कि 6.9 इंचेस का 120 हर्ट्ज डायनामिक एमोलेड पैनल, स्टेनलेस स्टील फ्रेम, MST टेक्नोलॉजी, SD कार्ड स्लॉट, 8K वीडियो और रिलायबल 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा और जाहिर है S Pen। इस फ़ोन ने ऑलमोस्ट हर बॉक्स टिक किया था। हमेशा की तरह इस नोट ने भी S सीरीज़ के कच्चे और अधूरे फीचर्स को उठाया और उन्हें पॉलिश करके सैमसंग का बेस्ट एवर बन गया। लेकिन जाहिर सी बात है 2026 में इसकी खामियां साफ नजर आ जाती हैं। जब मैं लेंस स्विच करता हूं तो ये पुराना स्टटर दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कैमरा स्विच करने के लिए भी प्रोसेसर सांस लेने के लिए हाँफ रहा हो। मगर फिर जब आप इसका वजन महसूस करते हैं, इसके ये शार्प और इंडस्ट्रियल कॉर्नर्स देखते हैं और ये मिस्टिक ब्रॉन्ज फिनिश, तो ये फ़ोन कम और कोई लग्जरी आइटम ज़्यादा लगता है। इसे हाथ से रखने का दिल ही नहीं करता क्योंकि ये वाकई हसीन है। इसके शार्प कॉर्नर्स बेशक आपकी हथेली में चुभते हैं, मगर वही चुभन आपको याद दिलाती है कि आपने हाथ में कोई आम फ़ोन नहीं बल्कि पेन वाला नोट पकड़ा हुआ है। इसमें वो स्वैग है जो आजकल के राउंड कॉर्नर्ड कंफर्टेबल फ़ोन्स में ढूंढने से भी नहीं मिलता। इस फ़ोन में मसले तो थे, जैसे आपको या तो हाई रेजोल्यूशन 3 की चूज़ करना पड़ता था या फिर 120 हर्ट्ज स्मूथनेस। दोनों एक साथ नहीं चलते थे, मगर उस ज़माने के हिसाब से इसकी जस्टिफिकेशन समझ आती थी। बैटरी बचानी थी, हीट डेसिपेशन और चिपसेट की अपनी कुछ लिमिट्स थीं। इस सब के बावजूद इसका पैनल आज भी दिलकश लगता है। वही डीप ब्लैक्स और इन्फिनिटी कर्व जो आज भी फ्यूचरिस्टिक लगता है। ये मुझे उस दौर की याद दिलाता है जब सैमसंग फ़ोन्स ऐसे बनाता था जैसे उन्हें वाकई दुनिया को कुछ प्रूव करना हो। इसका 108 मेगापिक्सल्स मेन सेंसर आज भी ऐसी फ़ोटोज़ निकालता है जो देखने में वाकई कैची लगती हैं। सिग्नेचर सैमसंग प्रोसेसिंग, जहां आसमान हकीकत से ज़्यादा नीला और हर चीज़ एकदम वाइब्रेंट नज़र आती है। मगर असली मज़ा तब आता है जब आप इसे पुश करते हैं, जैसे यहाँ जब मैं बिल्कुल सुकून से 4K 30 FPS पर शूट कर रहा था, तभी ये स्टंटमैन कवा करतब दिखाने लगा। तो जाहिर है उसे रिकॉर्ड करने के लिए मैंने 8K पर स्विच किया। लेकिन ये क्या है, पूरा जेलो इफेक्ट। फुटेज ऐसी शेक हो रही है जैसे इसे ठंड लग गई हो। ये सैमसंग की 8K पर पहली कोशिशों में से एक थी, तो जाहिर है इट हैड टू बी अ डिजास्टर। पोस्ट प्रोसेसिंग में सिचुएशन थोड़ी बेहतर है, बट 8K का आपने करना ही क्या है, कमेंट से बताएं। सो उसके बाद मैंने स्विच कर लिया 4K 60 FPS पर। मगर ब्रो, यहाँ भी आप लॉक हो जाते हैं, लेंसेज स्विच नहीं कर सकते। और साथ ही एक और गंदी हकीकत, 2x से लेकर 4.9x तक की क्वालिटी बिल्कुल पिक्सलेटेड है, क्योंकि जाहिर है इट्स अ डिजिटल क्रॉप। मगर फिर जैसे ही आप 5x पर पहुंचते हैं, फ़ोन बिल्कुल लॉक इन हो जाता है, थैंक्स टू इट्स 5x पेरिस्कोप लेंस।
और फिर आप आराम से चलते हुए भी फ्रेम को स्टडी रख पाते हैं क्योंकि इसकी स्टेबलाइजेशन भी हैरत अंगेज तौर पर काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ तक कि 50x। और मैं उस 100x AI सर्कस की बात नहीं कर रहा। 50x पर यह वाकई एक कमाल चीज़ बन जाता है। आप वो चीज़ें देखने लगते हैं जो नेकेड आई से नज़र ही नहीं आती, जैसे कि इस बिल्डिंग पर मौजूद ये खिड़कियाँ। ये 50x शॉट है। अब ये रही सेम बिल्डिंग 5x पर और सेम बिल्डिंग 1x पर, और ये रहा 0.5x का मंजर। ये फ़र्क होता है मार्केटिंग जूम और फंक्शनल जूम में। अब इसके पोर्ट्रेट शॉट्स में एज डिटेक्शन आज के नए गूगल पिक्सल से भी ज़्यादा बेहतर लगती है और लो लाइट परफॉर्मेंस भी एक 6 साल पुराने फ़ोन के हिसाब से कमाल है। बेशक ये नाइट मोड में कुछ सेकंड्स तो ले लेता है, मगर जब आप रिजल्ट्स देखते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा कैमरा ऐप के अंदर आपको सारे प्रो फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट रॉ, प्रो वीडियो, पोर्ट्रेट वीडियो और वो डुअल वीडियो मोड जिस पर हाल ही में आईफोन्स ने पूरी दुनिया हिला दी थी। हालांकि सेम फीचर एंड्रॉयड में सालों से मौजूद था। और यहाँ पर इसका माइक्रोफोन किसी भी सब्जेक्ट पर जूम इन करने के साथ उसकी आवाज़ को भी इन्हेंस कर देता है। अब ऑन पेपर 2026 में 25 वाट्स को सुनकर कुछ लोगों को हंसी आएगी, मगर मज़े की बात सुने, इसकी बैटरी इतनी डिग्रेड हो चुकी है कि ये 45 मिनट में फुल हो जाती है और उसके बाद किसी बहुत अच्छे दिन पर 3 से 3.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। लेकिन इसका स्टैंड बाय टाइम वो अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तकरीबन 1.5 दिन तक। और हाँ, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी। फिर आता है इसका S Pen। लेटेंसी गिरकर 9 मिलीसेकंड्स पर आ गई थी, जिसका मतलब ये है कि इसे यूज़ करते वक्त ऐसा लगता है कि आप किसी असली कागज़ पर लिख रहे हों। लेकिन आज के दिन इसके एयर जैसेस काम नहीं कर रहे, मतलब इसकी ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी। मगर फिर भी एज अ प्रिसीजन टूल इसका यहाँ पर मौजूद होना ही इज़ अ पर्क। मेरे पास ये फ़ोन AT&T वेरिएंट है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 मौजूद है, जिसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस एक्सिनस वेरिएंट से काफ़ी बेहतरीन है, मगर सॉफ्टवेयर वाइज फंस चुका है। एंड्रॉयड 13 One UI 5.1 पर रुका हुआ है। ना सर्कल टू सर्च है, ना ही कोई AI वाला फीचर, और ना ही मैं इस पर कोई ROM डाल सकता हूँ क्योंकि इसका बूट लोडर लॉक्ड है, जिसका मतलब सिर्फ बेसिक्स अवेलेबल हैं और ये फालतू का ब्लोटवेयर और फन फीचर्स के नाम पर आपको मिलते हैं AR डूडल्स। बेशक मैं इस फ़ोन को अपना डेली ड्राइवर नहीं बनाऊंगा, मगर ये फ़ोन मुझे आज भी बहुत पसंद है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये आज भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है या इसका ये मिस्टिक ब्रॉन्ज डिज़ाइन आज भी सबसे अलग और खूबसूरत नज़र आता है, बल्कि इसलिए कि ये सैमसंग के उस एग्रेसिव ज़माने की याद दिलाता है जब वो वाकई एक्सपेरिमेंट्स करते थे। अब तो लगता है कि शायद उन्होंने सिर्फ सेफ खेलने का खलफ उठा लिया है, फोल्डेबल्स को छोड़कर। आज ये पेन वाला फ़ोन सिर्फ 10% इंथुजियस्ट को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि इसका निशाना मासेस हैं। इसलिए कॉर्नर्स को गोल करना तो लाजमी था ताकि सबके हाथों में फिट आ सके। आज के दिन ट्रू सेंस में इसकी जगह फोल्डेबल्स ने ले ली है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? कमेंट्स में बताएं।